नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की कैरियर बॉर्न फाइटर जेट की टेंडर को लेकर है। आप सभी को याद होगा कि इंडियन नेवी की फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट का एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें पहले तो 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया गया था और फिर बाद में इसको रिड्यूस करके 36 तक कर दिया गया था। अब इस टेंडर में जो भी मेन कंटेंडर है वो राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट है और इसमें से बोइंग की तरफ से पहले से ही सुपर हॉर्नेट को स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ करने का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा चुका है और बोइंग के मुताबिक ये इंडियन नेवी की दोनों कैरियर से बिल्कुल आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन राफेल की बात करें तो राफेल को अभी तक स्की जंप कैरियर से ऑपरेट नहीं किया गया। अब फ्रांस की तरफ से राफेल एम को अपनी कैरियर से ऑपरेट किया जाता है, लेकिन फ्रेंच कैरियर एक कैटोवर सिस्टम बेस्ड कैरियर है जिसमें एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए कैटapult का इस्तेमाल किया जाता है और ये तेजी के साथ ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने की स्पीड तक पहुंचा देता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट बिना किसी दिक्कत के कैरियर से टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन कैटोवर सिस्टम के बदले अगर हम कैटोवर सिस्टम बेस्ड कैरियर की बात करें तो इसमें एयरक्राफ्ट को अपने दम पर ही टेक ऑफ करना पड़ता है और शॉर्ट रनवे से ही वहां पे टेक ऑफ करना पड़ता है, जो कि हर कोई एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता है। इसी वजह से डसॉल्ट की तरफ से अभी राफेल एम को भारत भेजने का फैसला किया गया, जो कि वो 2022 की शुरुआत में भारत भेजने वाले हैं और यहाँ पर इसको पहले तो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जाएगा कि सही तरीके से स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। अगर ये सफलता के साथ यहीं से टेक ऑफ कर जाता है तो उसके बाद इसको आगे चल के इंडियन नेवी की कैरियर से टेक ऑफ कराने की कोशिश की जाएगी और जरूरत पड़ने पर डसॉल्ट की तरफ से राफेल एम में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, जो कि स्पेशली इंडियन नेवी के हिसाब से किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है और वो ये है कि आनस विक्रांत की लिफ्ट की साइज थोड़ा छोटा है और ये 11 मीटर है, उससे थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें MiG-29 के या F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर तो आसानी से आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है इसमें राफेल एम फिट नहीं होने वाला, क्योंकि राफेल एम की विंग स्पैन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे में या तो राफेल की विंग्स को डसॉल्ट की तरफ से फोल्डेबल बनाकर भारत को ऑफर किया जाएगा, या फिर अभी ये जो फाइटर जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है, जो टेंडर को अभी फ्लोट किया गया है, ये सिर्फ INS विक्रमादित्य के लिए होने वाली, क्योंकि अभी सिर्फ 36 फाइटर जेट को ही खरीदने का फैसला किया गया, जो कि हमारी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। बाकी अभी जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को बनाना शुरू किया जा रहा है, उसे आगे चल के INS विक्रांत से ऑपरेट किया जा सकेगा। वैसे ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, क्योंकि मे बी रिफिट के दौरान INS विक्रांत की लिफ्ट को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, जिसके बाद इससे भी राफेल एम को ऑपरेट किया जा सकेगा। लेकिन विंग्स फोल्ड होना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर हम राफेल एम को खरीद लेते हैं और भारत ऑर्डर कर लेता है तो जितना एयरक्राफ्ट हम हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर में अभी स्टोर कर पाते हैं या ऑपरेट कर पाते हैं, उतने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके। आप सब जानते हैं कि P-8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक मेजर प्लेटफॉर्म है और अभी इंडियन नेवी डीप इंडियन ओशन रीजन में दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। इसी वजह से 2009 में सबसे पहले इंडियन नेवी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ ऐसे 8 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था। फिर 2016 में भी इसके एक फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इन एयरक्राफ्ट में लॉन्ग रेंज की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, सरफेस वॉरफेयर सिस्टम, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉन मिशन को करने के लिए सभी प्रकार की पेलोड को इक्विप किया गया और अभी भारत को इस डील के अंदर ऑर्डर किए गए 3rd और कुल मिलाकर हमारी 11th P-8I एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जा चुका है। इस डील के अंदर हमको पहली एयरक्राफ्ट नवंबर 2020 में, दूसरी एयरक्राफ्ट जुलाई 2021 में और तीसरी एयरक्राफ्ट को आज ही डिलीवर किया गया है। इसी के साथ ही हमारे पास आने वाले कुछ दिनों के अंदर 12 P-8I एयरक्राफ्ट होने वाले, लेकिन इसको अभी थोड़ा और इंक्रीज करने की प्लानिंग किया जा रहा है और अभी एडिशनल 6 P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया जा चुका है, जो कि कुल मिलाकर इनके स्ट्रेंथ को 18 तक करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और तिब्बत को लेके। शुरू से ही तिब्बत के लोग और भारत के बीच एक अच्छा रिलेशन रहा है और तिब्बत पहले तो एक फ्री एरिया था जिसके ऊपर चाइना की तरफ से जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था और अभी तिब्बत चाइना के अंडर आता है और इसी वजह से भारत को अभी चाइना के साथ बॉर्डर को शेयर करना पड़ता है, वरना भारत और चाइना के बीच कोई भी बॉर्डर नहीं होता और बॉर्डर होता तो वो भारत और तिब्बत के बीच होता।
अभी आपको पता होगा कि काफी सारे तिब्बतियंस भारत में आके रह रहे हैं और तिब्बतियंस को भरोसा है कि एक न एक दिन उनको अपना देश वापस मिल जाएगा, जिसको अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है। भारत की तरफ से अभी तक कभी भी खुलकर तिब्बत को लेके इंटरनेशनल मंच में चाइना का विरोध नहीं किया गया, पर अभी पहली बार भारत की तरफ से इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के लिए एक स्पेशल कोर्स को ऑफर किया जा रहा है, जिसका नाम तिब्बतोलॉजी होने वाला है। और इसमें मेनली इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स को तिब्बत की हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और टोपोग्राफी के बारे में समझाने की कोशिश किया जाएगा। इनिशियली इसको अभी वॉलंटरी बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है, जिसमें जो चाहे वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसको स्केल अप करने का प्लान भी किया गया है। इस कोर्स को यहाँ पर करने का जो मेजर कारण है वो ये है क्योंकि भले ही भारत में रहने वाले तिब्बतियंस के साथ बातचीत करने में या रहने में कोई दिक्कत नहीं होता है और सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कि हमें नहीं पता होता है, लेकिन इससे तिब्बतियंस को ठेस पहुंचता है। तो इसी वजह से अभी अगर हमको तिब्बतियंस के बारे में सब कुछ पता रहेगा तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है और ये आगे चल के हमारी एक लार्जर प्लान का हिस्सा भी होने वाला है। फिलहाल अभी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड की तरफ से 7 इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जा सकता है, फिर इस कोर्स को ऑफर किया जा सकता है। इस कोर्स का नाम आर्ट्रैक होने वाला है और इससे आगे चल के ऑफिसर्स को स्पेशल बेसिस पर प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक क्लेम किया गया था कि पाकिस्तान ने भारत के एक सबमरीन को डिटेक्ट करने के साथ साथ इसको ब्लॉक भी किया था। ये रिपोर्ट अभी अल जजीरा की तरफ से पब्लिश किया गया था और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान की DGI स्पेयर ब्रांच की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरफ से इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट किया गया था जो कि पाकिस्तानी वाटर में घुसने की कोशिश कर रहा था और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इंडियन सबमरीन को पाकिस्तानी वाटर में जाने से रोका गया था। इसकी इमेज को भी पाकिस्तान की DGI स्पेयर ब्रांच की तरफ से शेयर किया गया था और अभी पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी ये पहली बार नहीं है बल्कि ये तीसरी बार है जहां पर पाकिस्तानी पेट्रोल एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट किया गया था। जो इमेज अभी पाकिस्तान की तरफ से शेयर किया गया था इसमें एक सबमरीन की मास्ट सेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन इससे पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा सबमरीन है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान सच भी बोल रहा है तो इसके कई पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि अगर इंडियन सबमरीन को पाकिस्तानी वाटर में चुपके से जाना होता तो वो अंडर वाटर कंडीशन में पाकिस्तानी वाटर में घुसने की कोशिश करता, ना कि स्नॉर्कलिंग करते हुए जाने की कोशिश करता जिसमें मास्ट सेक्शन आसानी से नजर आ सकता है। आम भाषा में कहे तो सरफेस कंडीशन में पाकिस्तानी वाटर में घुसने की कोशिश कभी नहीं करता। दूसरा पॉसिबल चांस ये हो सकता है कि इंडियन नेवी का सबमरीन अपने रेगुलर पेट्रोल में या डिप्लॉयमेंट में होगा और पेट्रोल करते वक्त सी बाउंड्री का एक्चुअली पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि तुम्हारी एरिया कहाँ से और हमारी एरिया कहाँ से है। तो ऐसे में मे बी इंडियन सबमरीन पाकिस्तानी वाटर में जाने वाला होगा जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इसको रोका गया हो। लेकिन अगर सच में इंडियन नेवी के सबमरीन को पाकिस्तानी वाटर में चुपके से जाना होता तो आसानी से पानी के नीचे से जा सकते हैं, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगला अपडेट UAVs को लेके। जैसे कि अभी UAVs की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होने लगा है और दुनिया भर की तमाम मिलिट्री की तरफ से अपने अपने फोर्सेस में UAVs को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल है। तो अभी भारत में भी UAVs को डेवलप करने के लिए अलग अलग कंपनी सामने आ चुके हैं और अपने लेवल में डेवलपमेंट करना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच T-Works नाम की एक कंपनी की तरफ से अभी एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाली UAV को डेवलप किया गया है और T-Works की तरफ से बताए गए डाटा के मुताबिक इसको पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसी के साथ ही T-Works भारत के उन कंपनियों के लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि हाइब्रिड ड्रोन को डिजाइन, डेवलप, असेंबल या फिर फैब्रिकेशन वर्क को कर सकते हैं। जो ड्रोन अभी T-Works की तरफ से बनाया गया है ये लगभग 33 मिनट के आसपास उड़ान भर सकता है और एक बार में 45 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसकी बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए T-Works की तरफ से अभी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया और कहीं कहीं पर लेजर कटिंग का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो डिजाइन है इसको अभी AMRT डिजाइन कहा जा रहा है, जो कि बाकी किसी भी डिजाइन के मुकाबले ज्यादा हैवी पेलोड को कैरी कर सकता है। इसमें 2 तरीके के पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इसको वर्टिकली ऊपर ले जाने के लिए टेक ऑफ कराने के लिए एक 10,000 mAh की बैटरी को पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक 70 cc की गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।